ATC World, a desire to connect the world. Hello, good evening, friends. I hope you all are happy and healthy. तो चलिए शुरू करते हैं आज का क्लास। आज बहुत ही लंबे समय के बाद हम आपको टेंस की शुरुआत कर रहे हैं। हम जानते हैं कि टेंस जो है हमारे अंग्रेजी व्याकरण का या किसी भी भाषा का एक रीढ़ के समान होता है। अगर हम टेंस नहीं सीखते हैं तो कुछ नहीं जानते हैं। दोस्तों, मैं बता देना चाहूँगा कि टेंस के बगैर आपकी सारी अंग्रेजी की पढ़ाई अधूरी है। तो हम यहाँ पर शुरुआत करते हैं टेंस की। तो टेंस शुरू करने से पहले हम आपके सामने आपके स्क्रीन पर दो शब्द रखे हैं, टाइम और टेंस। यदि हम टेंस को भली भांति सीखना चाहते हैं तो आपको व्याकरण का यह जो दो शब्द है, टाइम और टेंस, दोनों को भली भांति समझना पड़ेगा, क्योंकि हिंदी में दोनों का अर्थ समान होता है। टेंस का भी अर्थ होता है काल और समय, और टाइम का अर्थ समय होता ही है। आखिर दोनों में अंतर क्या है? क्या दोनों एक है या दोनों में बहुत बड़ा अंतर है? तो इसको देखते हैं आगे। तो क्या अंतर है यहाँ से स्पष्ट हम करते हैं। यहाँ पर देखते हैं, द चैप्टर टाइम एंड टेंस इज वन ऑफ द डोमिनेटेड पार्ट्स ऑफ इंग्लिश ग्रामर. Some people think that both are same, but after the evaluation through the using of grammar, we find both are quite different. क्या अर्थ हुआ? टाइम एंड टेंस का जो अध्याय है एक डोमिनेटेड पार्ट है इंग्लिश ग्रामर का। कुछ लोग सोचते हैं कि दोनों एक ही है, लेकिन एक मूल्यांकन के बाद यह तय हुआ है कि दोनों एक नहीं है, दोनों बिल्कुल डिफरेंट हैं, दोनों बिल्कुल एक दूसरे से अलग है। आगे देखते हैं कि टेंस क्या कहता है और टाइम क्या कहता है। दोनों को हम कैसे अंतर करेंगे, कैसे स्पष्ट करेंगे, कैसे हम दूसरे को बता पाएंगे। यहाँ पर दिया गया टेंस क्या है। तो एज फार एज टेंस इज कंसर्न्ड, it is a grammatical term that refers the time of action and refers the different forms of principal verbs which denotes past, present and future. तो इसका हिंदी बताने से पहले मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा कि यह बताइए कि टेंस की रचना कब हुई होगी, अर्थात टेंस ने कब जन्म लिया। तो टेंस ने तब जन्म लिया जब ग्रामर बनाने वाले आए, व्याकरण शास्त्री आए, व्याकरण के रचयिता आए, अर्थात व्याकरण लिखने वाले ने जन्म लिया। तो व्याकरण के लिखने वाले के साथ ही टेंस का जन्म हुआ। यहाँ पर दिया गया है कि इसलिए टेंस जो है ग्रामेटिकल टर्म है, व्याकरण का पद है। इसको सबसे पहले दिमाग में रखना है कि टेंस इज ए ग्रामेटिकल टर्म, यहाँ पर नोट रखिएगा। दैट रेफर्स द टाइम ऑफ एक्शन, ये भी जो एक्शन के समय को बताता है। रेफर्स द डिफरेंट फॉर्म ऑफ प्रिंसिपल वर्ब्स, ये हमारे पास जो प्रधान क्रियाएं हैं उनके सभी रूपों को दर्शाता है। किसको निरूपित करता है? विच डिनोट्स पास्ट, पास्ट को दर्शाता है, प्रेजेंट, प्रेजेंट को दर्शाता है, एंड फ्यूचर, और फ्यूचर को दर्शाता है। तो एक बार फिर से इसका रिव्यू लेते हैं कि टेंस इज ए ग्रामेटिकल टर्म्स that refers the time of action and refers the different forms of principal verbs which denotes past, present and future. ये आपका डेफिनेशन हुआ। हम इसको शॉर्ट में भी आगे बताएंगे। दोनों को समझना हमारे लिए बहुत अनिवार्य है। इसको देखते हैं आगे। अब टाइम देखिए क्या क्या कह रहा है कि टाइम का शुरुआत कब से हुआ, टाइम का आविष्कार कब हुआ, टाइम ने कब जन्म लिया। अगर आपसे पूछा जाए कि बताओ कि टाइम का आविष्कार कब हुआ, किसने किया और कैसे हुआ, तो आप नहीं बता पाएंगे। यहां पर इसलिए दिया गया है, बट द वर्ड टाइम इज ए नॉन ग्रामेटिकल टर्म एंड हैज नो मीनिंग टू एनी ग्रामेटिकल फंक्शन, बट इट ऑल्सो रेफर्स द टाइम ऑफ पास्ट, प्रेजेंट एंड फ्यूचर। देखिए कितना सुंदर यहां पर है, नॉन ग्रामेटिकल आपको लगाना है। इफ समवन आस्क्स what the time is, you will have to reply that time is a non-grammatical term. आपको ये बोलना है कि व्याकरण का पद नहीं है, व्याकरण के किसी फंक्शन से इसको मतलब नहीं है, but it also refers the time of past,
प्रेजेंट एंड फ्यूचर, लेकिन इसका भी संबंध पास्ट से है, प्रेजेंट से है, फ्यूचर से है। ये नियम में बंधा हुआ नहीं है। ये फिर देखिए यहाँ पर इसको कैसे हम अर्थ को स्पष्ट कर रहे हैं। यहाँ पर द टेंस हैज कम इनटू एग्जिस्टेंस विद द इन्वेंशन ऑफ ग्रामर बट द टर्म टाइम। अब देखिए यहाँ पर क्या बताया जा रहा है कि द टेंस हैज बीन कम इनटू एग्जिस्टेंस विद द इन्वेंशन ऑफ ग्रामर। तो टेंस का जन्म जो है व्याकरण के आविष्कार के साथ ये जन्म लिया, बट द टर्म टाइम हैज बीन इन इट्स एग्जिस्टेंस विद द एग्जिस्टेंस ऑफ द यूनिवर्स और बिफोर द बर्थ ऑफ इट। कि टेंस का जन्म कब हुआ? व्याकरण के साथ। व्याकरण शास्त्री ने टेंस को जन्म दिया, लेकिन टाइम का जन्म हमारे इस यूनिवर्स के जन्म से पहले या यूनिवर्स के जन्म के साथ ये पैदा हुआ। तो समय पहले भी था, समय आज भी है। ये था टाइम और टेंस में अंतर। फिर से इसको एक रिव्यू लेते हैं। टेंस इज ए ग्रामेटिकल टर्म, टाइम इज नॉट ए ग्रामेटिकल टर्म। दो शब्द भी अगर आप याद रखते हैं तो दोनों को आप स्पष्ट कर सकते हैं, आप दूसरे को समझा सकते हैं। अगर आपसे पूछा जाए तो तत्कालिक यहीं पर ध्यान रखना है कि टेंस जो है ग्रामेटिकल टर्म है और टाइम ग्रामेटिकल टर्म नहीं है। यानी यहाँ पर दोनों का यही भेद है। अब चलते हैं, इसको पढ़ेंगे कैसे, हम इसकी शुरुआत कैसे करेंगे, कैसे दोनों को एक तरह लेंगे या दोनों को डिफरेंट रूप में लेंगे। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पर सामान्य रूल जो भी तक हम लोग पढ़ते आए हैं, जो ग्रामर का हमारे पास जो नियम बना हुआ है, जो भी तक परंपरागत तरीके से हम लोग पढ़ते आए हैं, उसको पहले देखते हैं। फिर हम टाइम एंड टेंस का जो स्पेशल रूल्स है उस पर बाद में ध्यान देंगे। तो ठीक है, आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर देखिए छोटा सा डेफिनेशन टेंस का फिर से लिखा हुआ, टेंस शोज द टाइम ऑफ एक्शन। अगर आपको क्विक याद रखना है कि टेंस क्या है तो आप ये डेफिनेशन को अपने दिमाग में रख सकते हैं। क्रिया करने में जो समय लगता है उससे ही काल या समय कहा जाता है, ये ध्यान रखना है। यहाँ पर टेंस शोज द टाइम ऑफ एक्शन, क्रिया करने में जो समय लगता है उसे ही काल कहा जाता है। देयर आर 3 काइंड्स ऑफ टेंस। टेंस के कितने भेद हैं? टेंस के 3 भेद हैं। प्रेजेंट टेंस अर्थात वर्तमान काल, ये ध्यान रखिएगा यहाँ से। दूसरा है पास्ट टेंस अर्थात भूतकाल। तीसरा है फ्यूचर टेंस अर्थात भविष्यत काल। ये 3 फॉर्म आपको याद रखना है। तीनों को दिमाग में क्विक तरीके से याद करने के लिए हमने एक ही तरह का डेफिनेशन यहाँ पर लगाया। अगर आपसे पूछा जाए व्हाट डू यू मीन बाय प्रेजेंट टेंस, तो यू विल रिप्लाई इट्स shows the action of present time. What do you mean by past tense? It shows the action of past time. What do you mean by future tense? You will reply it shows the action of coming time. तो इसमें सब कुछ एक ही तरह से है। It shows the action of, it shows the action of, it shows the action of. अंतर क्या हुआ? It shows the action of present time, it shows the action of past time, it shows the action of future time, ताकि आप इसके डेफिनेशन को इंग्लिश में बोल सकें, इंग्लिश में रिप्रेजेंट कर सकें। हम हिंदी पर चलते हैं। प्रेजेंट टेंस का हिंदी क्या हो? जिससे वर्तमान समय का बोध हो वे वर्तमान काल कहलाते हैं, जिससे बीते हुए समय का बोध हो वे भूतकाल कहलाते हैं, और जिनसे आने वाले समय का बोध हो वे भविष्यत काल कहलाते हैं। अब यहाँ पर हम तीनों कालों के भेद को पढ़ते हैं। तो देयर आर 4 फॉर्म्स ऑफ ईच टेंस। प्रत्येक टेंस के 4 रूप होते हैं। दे आर एज फॉलोज। पहला है इंडेफिनिट, इंडेफिनिट को हम सिंपल बोलते हैं। दूसरा है कंटिन्यूअस, इम्परफेक्ट और प्रोग्रेसिव। तीसरा है परफेक्ट और चौथा है परफेक्ट कंटिन्यूअस। यहाँ पर हमने क्या दिखाया कि जब हम प्रेजेंट टेंस पर है, पास्ट टेंस पर है या फ्यूचर टेंस पर है तो हमको उनके इन्हीं भेदों को पढ़ना पड़ेगा। इसीलिए हम इसको एक जगह कर दिए हैं ताकि आपको समझ में आ जाए। यहाँ पर इंडेफिनिट या सिंपल का क्या अर्थ होगा? सामान्य। कंटिन्यूअस, इम्परफेक्ट, प्रोग्रेसिव का क्या अर्थ होगा? अपूर्ण। परफेक्ट पूर्ण, परफेक्ट कंटिन्यूअस का अर्थ हो जाएगा पूर्ण अपूर्ण। अब यहाँ पर बड़े आसानी से आप इसको समझ सकते हैं। जैसे यहाँ पर हम देखते हैं
प्रेजेंट टेंस को हम लेते हैं तो सबके चार चार भेद होते हैं। तो प्रेजेंट टेंस के अगर आपसे पूछा जाए प्रेजेंट टेंस के कौन कौन से चार भेद हैं तो आप इस प्रकार बताएंगे, प्रेजेंट इंडेफिनिट या सिंपल प्रेजेंट। ध्यान रखिएगा, सिंपल लगाएंगे तो सिंपल पहले आ जाएगा, प्रेजेंट इंडेफिनिट या सिंपल प्रेजेंट। आगे है प्रेजेंट कंटिन्यूअस बोलिए, प्रेजेंट इम्परफेक्ट बोलिए और प्रेजेंट प्रोग्रेसिव बोलिए, एक ही चीज हो गया। उसी तरह से प्रेजेंट परफेक्ट, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। अब यहाँ पर प्रश्न उठता है कि पास्ट, क्या पास्ट का भी रूल्स यही रहेगा? बेशक इसी प्रकार से रहेगा ऑफ कोर्स। यहाँ पर क्या करेंगे, पास्ट इंडेफिनिट और सिंपल पास्ट, पास्ट कंटिन्यूअस और पास्ट इम्परफेक्ट और पास्ट प्रोग्रेसिव। तीसरा फॉर्म में आएगा पास्ट परफेक्ट और चौथा होगा पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस। क्या फ्यूचर के भी साथ यही लागू होगा? हाँ, यहाँ पर भी होगा। फ्यूचर इंडेफिनिट, यहाँ पर सिंपल फ्यूचर हम उसके लिए नहीं लगाते हैं, सिर्फ फ्यूचर इंडेफिनिट ही हम उसके लिए प्रयोग करेंगे। फ्यूचर कंटिन्यूअस, फ्यूचर इम्परफेक्ट और फ्यूचर प्रोग्रेसिव। फ्यूचर परफेक्ट, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस, ये जितने भी टेंसेस हमने पढ़ा सारे का यहाँ पर भेद इसी तरह से है। आप इसको अलग अलग भी लिख सकते हैं और यहाँ पर याद करके आप इसको किसी को समझा सकते हैं। ध्यान रखें, अगर आप टेंस को बढ़िया से चाहते हैं सीखना तो टेंस को दूसरे को बताइए, समझाइए और डेफिनेशन को भी तैयार कीजिए। हम ऊपर जितना भी चीज़ बताया है सारे का डेफिनेशन आपके सामने हमने यहाँ पर रखा है। अब यहाँ है कि आखिर इस टेंस को हम पढ़ेंगे कैसे, यहाँ पर क्या पैटर्न होगा, पैटर्न ऑफ टेंसेस लर्निंग। तो टेंस सीखने का कौन सा पैटर्न हम यहाँ पर लेंगे जो बिल्कुल पहले से अभी तक जो पढ़ते आए हैं उनसे भिन्न होना चाहिए, आसान होना चाहिए और ऐसा होना चाहिए कि फिर कभी हमको जीवन में टेंस पढ़ने की ज़रूरत नहीं है या आपको जीवन में टेंस पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, सिर्फ रिवीजन करने की ज़रूरत पड़ेगी। क्योंकि रिवीजन नहीं करेंगे तो आपको सही तरीके से कुछ भी समझ में नहीं आएगा, हर चीज़ के लिए रिवीजन अनिवार्य है। यहाँ पर दिया है कि हम जो आपको टेंस बताएंगे उनका पैटर्न 3 तरीके से होगा। तो देयर आर 3 पैटर्न्स फॉर टेंसेस लर्निंग। हम अगर टेंस को बढ़िया से सीखना चाहते हैं तो आपको इन तीनों पैटर्न को साथ में लेकर चलना पड़ेगा। पहला पैटर्न होगा एक्टिव फॉर्म, इसी को हम एक्टिव वॉइस भी बोलते हैं, हिंदी में इसको कर्तृवाची के रूप में जानते हैं। दूसरा है पैसिव फॉर्म या इसको पैसिव वॉइस बोलते हैं कर्मवाची के रूप में। और इसका तीसरा है कॉजेटिव फॉर्म, कारणवाचक वाक्य के रूप में। ये आपको यहाँ पर समझना है। तो अब इसको बारी बारी से इसका डेफिनेशन हम क्लियर कर रहे हैं। यहाँ पर एक्टिव फॉर्म या एक्टिव वॉइस का क्या अर्थ हुआ, हम लोग वॉइस को साथ लेकर चल रहे हैं। हम आपको एक ग्रामर का पार्ट देंगे जिसका नाम मैंने दिया है मैथमेटिकल पार्ट्स ऑफ इंग्लिश ग्रामर, और उसको फंक्शनल ग्रामर भी बोल सकते हैं। उसमें हम फिर से इसको आपको पढ़ाएंगे। तो एक्टिव फॉर्म या एक्टिव वॉइस क्या होता है? When subject is directly performing the action, or active voice means that a sentence has a subject that acts upon its verb। जब किसी वाक्य में कर्ता स्वयं कार्य करता हो और उनका सीधा एक्शन पर प्रभाव हो, अर्थात इसको बोल सकते हैं कि वैसे वाक्य जिनको हम उनके कर्ता के रूप में जानते हैं, कर्ता प्रधान के रूप में जानते हैं। तो कर्ता प्रधान वाले वाक्य क्या हो जाएंगे? कर्तृवाच्य। ठीक है। अब पैसिव फॉर्म या पैसिव वॉइस क्या होगा? पैसिव वॉइस मींस दैट अ सब्जेक्ट इज अ रेसिपिएंट ऑफ अ वर्ब सेक्शन। अब यहाँ पर क्या है कि वैसे वाक्य जिनको हम ऑब्जेक्ट के रूप में जानते हैं, यानी वैसे वाक्य जिसमें कर्म की प्रधानता होती है, ऑब्जेक्ट की प्रधानता होती है। जिस वाक्य को हम ऑब्जेक्ट प्रधान के रूप में जानते हैं वह पैसिव फॉर्म या पैसिव वॉइस हो जाएगा। कॉजेटिव फॉर्म क्या है? कारणवाचक वाक्य के रूप में। द कॉजेटिव आर द वर्ब्स दैट आर यूज्ड टू इंडिकेट दैट वन पर्सन कॉजेज अनदर पर्सन टू डू समथिंग फॉर द फर्स्ट पर्सन। वन कैन कॉज somebody to do something for him or her by asking, paying, requesting or forcing the person। जब किसी वाक्य में उस वाक्य का कर्ता क्रिया को न करके किसी अन्य माध्यम से या किसी अन्य पर्सन से उस कार्य को करवाता हो, वह कारण वाक्य
या कारण वाचक वाक्य कहलाते हैं। तो फिर से हम इस पैटर्न को एक बार रिवीजन करते हैं कि टेंस पढ़ने के लिए हमें 3 तरह के वाक्यों को सीखना पड़ेगा। पहला एक्टिव फॉर्म, दूसरा पेसिव फॉर्म, तीसरा पॉजिटिव फॉर्म। एक्टिव फॉर्म में कर्ता की प्रधानता होती है, पेसिव में कर्म की प्रधानता होती है, और पॉजिटिव में जो कर्ता होता है वह स्वयं कार्य नहीं करके उस कार्य को किसी अन्य माध्यम से करवाता है या किसी अन्य व्यक्ति से करवाता है। ये था, ये तीनों पार्ट, ये बढ़िया से आपको सीखना है, समझना है। रिपीट करके आप इसको देखिएगा और जितने भी डेफिनेशन लिखा हुआ है इसको आप नोटबुक में रख लीजिएगा और बार बार पढ़ने का और रिवीजन करने का कोशिश कीजिएगा। यहाँ हम देखते हैं कि इसको टेंस समझने से पहले आपको कुछ यहाँ पर स्मरणीय तथ्य को ध्यान में रखना है। पहला क्या है? पहला है सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट। इसमें आपकी अच्छी पकड़ होनी चाहिए। तो सब्जेक्ट हम लोग जब ट्रांसलेशन की शुरुआत किए थे तो वहाँ पर भी इसकी चर्चा हम किए थे फंक्शन ऑफ सेंटेंसेस में। तो इसमें क्या देखते हैं, सब्जेक्ट क्या हो गया? डूअर्स आर कॉल्ड द सब्जेक्ट, क्रिया करने वाले को कर्ता कहा जाता है। वर्ब द एक्शन वर्ड्स और द वर्ड्स विच आर यूज्ड फॉर शोइंग द एक्शन और स्टेट ऑफ बीइंग डन, अर्थात जिस शब्द से किसी काम का करना या होना जाहिर हो वे क्रिया कहलाते हैं। ऑब्जेक्ट क्या हुआ? द वर्ड्स ऑन विच द एक्शन इज इम्प्लाइड ऑन आर कॉल्ड द ऑब्जेक्ट। वैसे शब्द जिस पर, यहाँ पर हम ये पर जिस पर क्रिया के होने का फल पड़े वे कर्म कहलाते हैं। अब यहाँ पर एग्जाम्पल दिया हुआ है, राम आम खाता है, वे लोग फल तोड़ते हैं। यहाँ पर देखिए, अब चलते हैं सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट को पहचानते हैं। कैसे पहचानेंगे कि राम आम खाता है? तो वहाँ पर दिया हुआ है डूअर्स, मतलब खाने का काम कौन करता है? राम करता है, तो राम क्या हो गया? कर्ता हो गया। उसी तरह से लेते हैं कि राम क्या करता है। अगर क्या निकालेंगे और करने का सूचक हम शब्द लगाते हैं तो आप बोलेंगे कि राम क्या करता है? राम खाता है, आम खाता है। यानी कौन सी क्रिया कर रहा है? खाने का क्रिया कर रहा है। तो खाना क्या हो गया? क्रिया हो गया। क्या खाता है? यानी खाने का असर किस पर है? आम पर है। आम क्या हो गया? ऑब्जेक्ट हो गया। उसी तरह से वे लोग फल तोड़ते हैं, तो वे लोग सब्जेक्ट है, फल ऑब्जेक्ट है और तोड़ना वर्ब है। तो चलिए देखते हैं, इस फंक्शन को एक बार रिवीजन कर लेते हैं। फंक्शन ऑफ ए सेंटेंस इन हिंदी और इंग्लिश। तो इसमें क्या है, हिंदी में वाक्य का क्रम जो होता है, पहले सब्जेक्ट रखते हैं, उसके बाद ऑब्जेक्ट रखते हैं, उसके बाद वर्ब रखते हैं। इंग्लिश में क्या हो जाता है, सब्जेक्ट पहले आता है, उसके बाद वर्ब और ऑब्जेक्ट आखिर में आता है। जैसे राम आम खाता है, यहाँ पर हिंदी पैटर्न है, ये राम खाता है अंग्रेजी है। ये ध्यान रखना है कि हम कोई भी अनुवाद बनाते हैं, जैसे राम आम खाता है हिंदी है, और इसको ट्रांसलेशन जब बनाते हैं तो राम खाता है आम, ये पैटर्न लागू हो जाता है। तो शुरू करते हैं आज प्रेजेंट इंडेफिनिट। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट पहला है। प्रेजेंट इंडेफिनिट में हम क्या क्या देखेंगे? सबसे पहले, दिस टेंस शोज द सिंपल एक्शन ऑफ प्रेजेंट टाइम। इसमें भी आप सिंपल डेफिनेशन में लगाए हैं, फिर से इसको बोलते हैं, दिस टेंस शोज द सिंपल एक्शन ऑफ प्रेजेंट टाइम। जिस काल से हमें यह ज्ञात हो कि कोई कार्य वर्तमान समय में सामान्य रूप से घटित होता है, वे सामान्य वर्तमान काल की क्रिया कहलाते हैं। अब यहाँ पर हम आइडेंटिफिकेशन पहचानेंगे कैसे? एक्टिव फॉर्म पहला हम देखें कि टेंस को पढ़ेंगे तो 3 पार्ट में पढ़ेंगे, एक्टिव फॉर्म के रूप में, उसके बाद पेसिव फॉर्म के रूप में, और उसके बाद पॉजिटिव फॉर्म के रूप में। अगर तीनों पढ़ लेते हैं, आप लोग अभी तक जितना भी पढ़ते आए हैं सिर्फ एक्टिव को ही एक बार लेते हैं और बहुत दूर जाकर के फिर वॉइस पढ़ते हैं और कहीं और जाकर के पॉजिटिव पढ़ते हैं। नहीं, ये तीनों वाक्य को आपको एक साथ पढ़ना है। जो हमको उम्मीद है कि आप जितने भी अभी तक ट्यूशन पढ़े हैं उनमें पहला आपका ये एक्सपीरियंस होगा जिसमें तीनों को हम एक जगह पढ़ा के आपको आगे ले रहे हैं। ठीक है, मैं बीच में आप लोगों से आग्रह करता हूं कि वीडियो बनाने में बहुत मेहनत लगता है, आप लोग इसको लाइक करें, अपने मित्रों में शेयर करें और अधिक से अधिक जितना हो सके सब्सक्राइब करें। सब्सक्राइब ही हमको आगे बढ़ा सकता है।
हमारा हौसला बुलंद कर सकता है। हम व्यस्त होने के बावजूद भी आपको वीडियो हम देते रहते हैं। आपका भरपूर प्यार और प्रेम हमें मिल रहा है, इसके लिए आप सभी बच्चों को या जितने भी लोग हमारे चैनल से जुड़े हुए हैं सबको तहे दिल से बहुत बहुत धन्यवाद। तो चलिए बढ़ते हैं आगे। एक्टिव फॉर्म यहाँ पर देखते हैं कि पहचान पहले समझते हैं कि कोई भी क्रिया लेते हैं, जैसे लेते हैं खाना, यहाँ पर दिया हुआ वर्ब प्लस ता है, ती है, ते है, ते हो और हूँ वाला भी पैटर्न आएगा। तो लेते हैं पढ़ना, लेते हैं पढ़ता है, पढ़ती है, पढ़ते हैं, पढ़ते हो इत्यादि। और एक क्रिया लेते हैं खेलता है, खेलती है, खेलते हैं, खेलते हो इत्यादि। तो यह पहचान यदि किसी क्रिया में जुड़ा रहे तो आपको समझ जाना है कि एक्टिव फॉर्म की वाक्य है। और इसको हम अनुवाद कैसे करेंगे, हम आपको वर्ब का भी पैटर्न समझा चुके हैं, लेकिन इसमें रिवीजन भी हम यहाँ पर किए हुए हैं। इसको देख लीजिएगा कि अगर ऐसा वाक्य है तो वाक्य में सबसे पहले हम सब्जेक्ट को रखेंगे। जैसे यहाँ पर लिखा हुआ है कि मैं पढ़ता हूँ, मान के चलिए एग्जाम्पल के रूप में, तो मैं पढ़ता हूँ सब्जेक्ट को पहले लेंगे और यहाँ पर वर्ब 1 और वर्ब 5 और उसके बाद ऑब्जेक्ट रखते हैं। ये कैसे करेंगे ये आपको देखना है। इसमें सबसे पहले हम अपवादिक सब्जेक्ट को हटा देते हैं। इसके रूल्स को हम एक बार आपको बोलते हैं। यदि यह सब्जेक्ट, ये जो आपको यहाँ पर दिख रहा है, ये सब्जेक्ट सिंगुलर हो जाएगा तो आपको वर्ब 5 लगाना है। यदि यह सब्जेक्ट प्लुरल हो जाए तो आपको वर्ब 1 लगाना है। तो यहाँ पर वर्ब 1 वर्ब 5 क्या है, प्रिंसिपल वर्ब का रूप है। कोई भी वर्ब लीजिए, रीड, रेड, रेड, रीडिंग, रीड्स, राइट, रोट, राइटिंग, राइट्स। देखिए हम 5 रूप बोल रहे हैं, समझ में आ रही है। प्ले, प्लेड, प्लेइंग, प्लेज। तो वर्ब 1 कौन हो गया, शुरू वाला प्ले। वर्ब 5 कौन सा हो गया, प्लेज। उसी तरह से राइट वर्ब 1, राइट्स वर्ब 5, गो वर्ब 1, गोज वर्ब 5। क्लियर हो गया होगा। रूल्स देखिए क्या कहता है, विद सिंगुलर फॉर्म ऑफ सब्जेक्ट वी यूज सिंगुलर वर्ब। देखिए हम ये ऊपर में भी हम चर्चा कर चुके हैं। विद सिंगुलर फॉर्म ऑफ सब्जेक्ट वी यूज सिंगुलर वर्ब, अर्थात सिंगुलर कर्ता के साथ हमें वर्ब 5 रखना है। और वर्ब 5 को बनाने का नियम भी यहाँ पर दिए हैं कि वर्ब में एस या ईएस जोड़ करके वर्ब 5 बनाते हैं। कोई भी क्रिया लेते हैं, रीड, रीड्स हो जाता है, गो, गोज हो जाता है। तो रीड में क्या हुआ, एस लगा और गो में ईएस लगा। ये इसका नियम क्या है कि वर्ब प्लस एस, डबल एस, एस एच, सी एच ओ एक्स जेड हो तो ईएस जोड़ेंगे और इसका कोई अपवाद नहीं है। आप इजीली इसको समझ सकते हैं। इसमें नंबर वाला फैक्टर 100% नहीं चलता है। सिर्फ आपको ये छोटा सा रूल्स यहाँ पर ध्यान में रखना है, एस, डबल एस, एस एच, सी एच ओ एक्स जेड रहे किसी क्रिया के अंत में तो आपको ईएस लगा कर वर्ब 5 बनाना है। अब दूसरा नियम क्या कहता है कि वर्ब प्लस कॉन्सोनेंट प्लस वाई। यहाँ पर क्या है कि यदि कोई क्रिया वाई से इंड होता हो और उस वाई के पहले कॉन्सोनेंट है तो हम क्या करते हैं, वाई को ओमिट कर देते हैं, वाई को हटा देते हैं, तब आई एस जोड़ते हैं। कोई भी लीजिए, जैसे फ्लाई, तो वाई अंतिम में है और वाई के पहले क्या है, एल जो कॉन्सोनेंट है, तो वाई को हम हटा दिए, आई एस जोड़ दी, फ्लाइज। लेकिन यदि वाई के पहले वॉवेल आ जाएगा तो एस जोड़ना है। यहाँ पर रूल्स लिखा हुआ है, गो, गोज, यहाँ पर ई लगा, देखिए यहाँ पर ओ है, टीच, टीचेस, देख लीजिए, सी एच है, पुश, पुसेस, फ्लाई, फ्लाइज, क्राई, क्राइज, ट्राई, ट्राइज, सेज, सेज। देखिए यहाँ पर ये वाई के पहले वॉवेल था इसलिए यहाँ पर कुछ नहीं बदला, एस लग गया। हमको उम्मीद है कि आपको यहाँ तक समझ में आ गया होगा। अब देखते हैं आगे, सिंगुलर सब्जेक्ट में कौन कौन आता है, ही, सी, नेम, इट, एनी सिंगुलर नाउन। तो वर्ब 5 का प्रयोग करेंगे, अर्थात हम एक एग्जांपल लेते हैं, ही रीड्स, सी रीड्स, सीता रीड्स। इट के साथ भी लगा सकते हैं, इट रन्स। ठीक है, इस तरह से आपको वर्ब 5 का प्रयोग करना है। एक्सेप्शन सबसे इंपॉर्टेंट, बार बार हम बताते आए हैं कि ग्रामर में बट को ध्यान रखना है, एक्सेप्शन को ध्यान रखना है। आई और यू जो है सिंगुलर है लेकिन फिर भी इसके साथ वर्ब 1 लगता है। एग्जाम्पल में दिए हैं, सीता हंसती है, सीता लाफ्स।
मोहन पढ़ता है, मोहन रीड्स। वह खेलता है, ही प्लेज। शिक्षक पढ़ाते हैं, द टीचर टीचेज। राम लुक्स एट द पिक्चर, राम पिक्चर को, तस्वीर को देखता है। सी गोज टू स्कूल, वह स्कूल जाती है। आई गो देयर। देखिए यहाँ पर आई सिंगुलर होने के बावजूद भी इसके साथ हम भरवन का प्रयोग किए थे। दो अपवाद है, आई और यू को ध्यान में रखना है। बट विद प्लुरल फॉर्म ऑफ सब्जेक्ट वी यूज भरवन। अगर प्लुरल हो जाएगा तो कोई दिक्कत नहीं है, जैसे है वैसे उसको रख देना है। वी प्ले, हम लोग खेलते हैं। यू लाफ, तुम हंसते हो। राम एंड मोहन गो टू स्कूल, राम और मोहन स्कूल जाते हैं। दे रीड द न्यूज़पेपर, वे समाचार पत्र पढ़ते हैं। द चिल्ड्रन लिसन टू द स्टोरीज, बच्चे कहानियां सुनते हैं। सम बॉयज रन इन द फील्ड, कुछ लड़के मैदान में दौड़ते हैं। तो यहाँ से अब आपका होमवर्क चालू होता है। आप इस होमवर्क को यहाँ से बनाएंगे, ट्रांसलेट इनटू हिंदी। हड़बड़ नहीं करना है, धीरे धीरे। हमें पता है कि बहुत से छोटे बच्चे हमारे क्लास को अटेंड कर रहे हैं और कुछ सीनियर स्टूडेंट्स भी हैं, तो आप उकताइएगा नहीं। अच्छा के लिए आपको मेहनत करना पड़ेगा। तो क्या करना है, सबसे पहले आई इट को लिखना है, उसके नीचे हिंदी लिखना है। आई रन फिर लिखना है, उसके नीचे हिंदी लिखना है। तो इस प्रकार से जो वाक्य है इस प्रकार है, और इसको पढ़ने का भी कोशिश करें। रीडिंग भी कंपलसरी है। हम लोग क्या करते हैं, ऐसे सिर्फ फॉर्मेलिटी अदा करने के लिए ट्रांसलेशन बनाते हैं। इसको रीडिंग दीजिए, जोर जोर से पढ़िए और स्ट्रेसिंग देके पढ़िए। जैसे आई इट, आई रन, वी इट, वी नो, यू सिंग, यू लाफ, सीता dances, he whips, she eats, they read, boys read, he teaches, the dog barks, dogs bark, the cow eats, cows eat, I read, my brother reads, we eat, our friends laugh, our mother, यहाँ पर है our mother's love, ध्यान रखिएगा। You teach, your friend knows, your children read, he laughs, his brother laughs, his brothers run, Sita sings, Sita and Geeta sing, Sita's friend comes, boys read, that boy reads, Ram and Syam read, my father walks, I laugh, my brothers laugh, boys run, your son runs। तो ये आज का टास्क था, आज यहाँ तक पहले कंप्लीट कीजिए। इसके बाद आगे के स्ट्रक्चर हम बताएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। आप मेरे वीडियो को देख रहे हैं, लाभान्वित हो रहे हैं, मेरा उत्साह बढ़ा रहे हैं लाइक करके, शेयर करके। आप इसी तरह से मेरे वीडियो को लाइक करते रहिए, शेयर करते रहिए और अधिक से अधिक सब्सक्राइब कीजिए, ताकि सब्सक्राइबर की संख्या बढ़ेगी तो मेरा हौसला बढ़ेगा। तो इसी शब्दों के साथ मैं दुआ करता हूँ कि आप लोग आगे बढ़ते रहिए, और आपके बढ़ने में ही हमारी तरक्की है और हमारे देश की तरक्की है और आपके परिवार की तरक्की है। इन्हीं शब्दों के साथ मैं आज का क्लास यहीं पर समाप्त करता हूँ। धन्यवाद। जय हिंद।